अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। दूसरा थिंकर हम पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न थिंकर अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल। इसकी ना हम देख लेते हैं कब पैदा हुआ और डेथ कब हुई। 384 से 322 BC बर्थ, और ये डेथ डेट। आप ना एक दफ़ा फिर भी ये चेक कर लीजिएगा कि ये ठीक है या नहीं। अब इसकी बायोग्राफी देख लेते हैं जस्ट फॉर MCQs। ये हम सिर्फ MCQs के लिए देख रहे हैं। अरिस्टोटल जो पैदा हुआ ना, बॉर्न इन मैकेडोनिया। मैकेडोनिया में ये पैदा हुआ। इसके जो फादर थे वो फिजिशियन थे। फादर क्या थे? फिजिशियन। अच्छा, मैकेडोनिया का अब नेम चेंज हुआ था 2019 में। अब नाम है नॉर्थ मैकेडोनिया। पहले जस्ट मैकेडोनिया था। इनके जो फादर हैं वो क्या है? फिजिशियन। अच्छा, अब ये जो अरिस्टोटल था, इनके फादर से इन्होंने बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग ली अपने फादर से। लेटर ऑन ही वॉज सेंट टू एथेंस फॉर हायर एजुकेशन। बट बेसिक एजुकेशन कहाँ से ली? अपने फादर से। बेसिक एजुकेशन भी और ट्रेनिंग भी। फिर बाद में वो एथेंस पास चले गए फॉर हायर एजुकेशन। एथेंस में जब वो एथेंस में गए, ही बिकेम अ स्टूडेंट इन एकेडमी, जो प्लेटो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली हमने पढ़ा है ना कि प्लेटो ने अपनी एक एकेडमी बनाई थी। तो ये प्लेटो की एकेडमी में उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की। मीन ये प्लेटो के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ठीक है, कौन सी एकेडमी थी? प्लेटो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या थे? प्लेटो के स्टूडेंट थे। ये प्लेटो के स्टूडेंट तब तक रहे अंटिल हिज डेथ। प्लेटो की डेथ तक वो प्लेटो के स्टूडेंट रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो, जो अरिस्टोटल थे वो उन्होंने एकेडमी छोड़ दी और उन्होंने ही स्टार्ट ट्रैवलिंग। ठीक है, उनका ट्रैवलिंग का मेन पर्पस क्या था? वो सफ़र फिर करते रहे। उनका ट्रैवलिंग का मेन पर्पस ये था कि टू अब्जॉर्व एंड स्टडी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी कर सकें, उनको एब्जॉर्व कर सकें, डिफरेंट मतलब वो रिसर्च करने के लिए वो ट्रैवल उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बाद में वो फिर अपने घर भी आए, मैकेडोनिया भी आए। ठीक है, और उसके बाद ये बाद में अरिस्टोटल दोबारा एथेंस भी गए। वहाँ पे उन्होंने जो है ना अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया। ठीक है, एस्टेब्लिश किया। खुद का जो इंस्टीट्यूशन था उसका नाम क्या था? लेसियम। ठीक है, LYCENM। इसमें अपने इंस्टीट्यूट में अरिस्टोटल ने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ पे गुजारा। वहाँ पे रीडिंग में, राइटिंग में, टीचिंग में अपना वक्त कहाँ पे गुजारा? अपनी एकेडमी में। वहाँ पे राइटिंग करते थे, रीडिंग करते थे, बुक्स लिखते थे। अपनी डेथ से कुछ साल पहले वो मैकेडोनिया वापस आए थे अपने आबाई घर। ठीक है, वापस आए थे और बस यही था। और फिर अरिस्टोटल ने अपना ज़्यादा जो टाइम स्पेंड किया वो वर्क में किया। इनकी जो बुक थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकी बुक है उसका नाम है पोलिस, POLIS। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल के ऊपर सारा इसने अपनी इस बुक में लिखा हुआ है। पॉलिटिक्स पे है और स्टेट पे है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं? जो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है ना, वो किस वे में पूछ सकता है? वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं ना। वो पूछ सकता है अबाउट हिज कॉन्सेप्ट, हिज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। और ये कह सकता है अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। यानी ये प्लेटो का पॉपुलर और वेल नोन स्टूडेंट था बट ना फर्माबरदार था। क्यों था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी ये मैं आपको नोट्स भी एंड में लगाऊंगी, तो वो आप डीपली देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और मेन चीज़, जो पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर है ना वो अरिस्टोटल है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि हमने रीज़न देनी है इसने क्यों किया है, इसने ये थ्योरी क्यों दी है, उसकी हमने रीज़न देखनी है। अब जो अरिस्टोटल था, इसने ना पहले तो
इसने प्लेटो की थ्योरी को रिजेक्ट किया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उसके साथ डिसएग्री था। हालांकि वो उसका स्टूडेंट है, प्लेटो टीचर है अरिस्टोटल का, बट फिर भी अरिस्टोटल ने डिसएग्री किया। वाई ही डिसएग्री, डिसएग्री क्यों किया प्लेटो की जो थ्योरी थी उससे? ठीक है, उसकी वजह बताती हूँ। इसकी जो है ना मेन लिखने की, थ्योरी देने की वजह ये थी, सबसे पहले तो उसने आके अपने टीचर की देखी प्लेटो की थ्योरी रीड, और क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था बट वो उस चीज़ से डिसएग्री हुआ। तो वो डिसएग्री इसलिए हुआ क्योंकि जो अरिस्टोटल का जो फादर था ना, वो अभी हमने पढ़ा फिजिशियन था, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, वो डॉक्टर था। तो जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, उनकी थिंकिंग चेंज होती है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी स्टडी कराते हैं। और जो अभी हमने पढ़ा था, अरिस्टोटल ने जो बेसिक एजुकेशन होती है अपनी, वो कहाँ से ली? फादर से ली, ट्रेनिंग, एजुकेशन। तो ये इसके फादर जो थे वो कोई भी अगर होता है ना, वो अपने फादर के साथ अटैच था ना, तो फर्स्ट स्टेप जो स्टडी ऑफ साइंस का होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, साइंस स्टडी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही होता है ना, साइंस में ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप है। हम पढ़ते हैं ना, कोई चीज ऑब्जर्व की जाती है, फिर उसके कंक्लूजन निकाले जाते हैं। सो अरिस्टोटल वाज ट्रेन्ड, एनी प्रॉब्लम इफ यू वांट टू रिजॉल्व इट, वी हैव टू स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज हम रिजॉल्व करते हैं उससे पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए ये मेन रीजन थी कि वो प्लेटो की एकेडमी में तो गया। जब वो प्लेटो की एकेडमी में गया और जब उसने स्टेट को रीड किया, तो उसको ये अंदाज़ा हुआ कि हम जो स्टडी करते हैं, जो उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, वो तो ये हुई हुई है कि कोई भी चीज़ स्टडी करने से पहले उसको ऑब्जर्व किया जाए। बट जो प्लेटो ने स्टडी की हुई थी, प्लेटो की स्टडी थी, वो क्या थी? ऑब्जर्वेशन की बेस पे थी ही नहीं, वो तो इमेजिनेशन की बेस पे थी, इमेजिनरी थी। ठीक है ना? तो वो कैसे इसको, इसकी थ्योरी को मानता कि इमेजिनरी स्टडी को? वो तो बंदा, उसकी ट्रेनिंग तो हुई हुई थी, और कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशन, फिर सब प्रोसेस होके फिर कंक्लूजन। तो यही उसकी जो है वो मेन प्रॉब्लम थी। अच्छा, अब मुझे आप ज़रा एक बात बताएं, हाउ प्लेटो वॉज स्टडिंग अ स्टेट, वॉज ही फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशन और ही वॉज ओनली इमेजिंग एन आइडियल स्टेट? वो आइडियल स्टेट को कैसे लेके चल रहे थे? उनका फोकस क्या था? ऑब्जर्वेशन पे था या जस्ट इमेजिंग प्रोसेस था? प्लेटो का पूछ रहा हूँ, प्लेटो का क्या था? इमेजिंग स्टेट था, इमेजिन कर रहे थे वो। अच्छा, अब वो इमेजिन कर रहे थे, जब एक बंदा जिसकी ट्रेनिंग ही सारी ऐसी हुई हुई हो कि कोई भी चीज़ पहले आपने ऑब्जर्व करनी है, फिर उसके कंक्लूजन निकालने हैं, तो क्या वो इमेजिन हुई हुई चीज़ को मानेगा? अब आप मुझे ये बताएं, फॉर अरिस्टोटल, कैन यू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम बाय इमेजिंग? नो, यू कांट। ठीक है, आप कभी भी जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। अब दोनों, प्लेटो और अरिस्टोटल, वह स्टडिंग स्टेट, स्टेट की तो वो स्टडी कर रहे थे, बट प्लेटो मेथड वाज इमेजिनरी, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ठीक है, थिंकिंग और इमेजिनेशन। वाइल अरिस्टोटल, जो अरिस्टोटल का था, अरिस्टोटल वाज ट्रेन्ड बाय हिज फादर, ठीक है, नॉट टू इमेजिन ओनली बट टू ऑब्जर्व। जस्ट इमेजिन ही, ऑब्जर्व भी करना है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन कम टू सर्टेन कंक्लूजन विद रीजन बेस्ड एविडेंस। तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू, ये था अरिस्टोटल का, ये था मेथड अरिस्टोटल का। अच्छा, फिर अरिस्टोटल ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ स्टेट, साइंटिफिक मेथड से। क्या साइंटिफिक मेथड उसने दिए, वो सारे मेथड से करके उसने एक थ्योरी दी। अब अरिस्टोटल की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्टेट, ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ स्टेट थी। इंस्पायर किससे हुई पड़ी थी? बाय द मेथोडोलॉजी अडॉप्ट बाय हिज फादर। अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ना, इनको मैंने शायद लिखा होगा, ऊपर हमने पढ़ा है कि इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, अरिस्टोटल को। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, तो अरिस्टोटल। व्हाई ही कॉल्ड अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? बिकॉज पॉलिटिक्स मस्ट बी स्टडी साइंटिफिकली, दैट वाज द आइडिया ऑफ अरिस्टोटल, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब हम इसकी थ्योरी पे आते हैं। ये तो हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, जो हम पेपर में लिखते होते हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, रीजन के उसने क्यों दी, अब पता चला है क्यों दी। अब हम इसकी आते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट पे, थ्योरी पे। अच्छा, थ्योरी ऑफ स्टेट में पहला पॉइंट अरिस्टोटल कहता है कि ह्यूमन नेचर,
ह्यूमन नेचर। अरिस्टोटल ऑब्जर्व करता है और कहता है कि जो ह्यूमन है ना, इंसान है, मैन इज अ रेशनल। क्या कहते हैं? मैन इज रेशनल। रेशनल का क्या मतलब है? मतलब वो कहता है कि हर इंसान को लॉजिक, रीजनिंग टू मेक पॉइंट, ठीक है, कोई भी लॉजिक चाहिए, कोई भी रीज़न चाहिए, कोई भी पॉइंट बनाने के लिए। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उनके पास रेशनल चॉइसेस होती हैं। यानी मतलब अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, मैन इज अ सोशल इन नेचर। अरिस्टोटल कहता है जो मैन है ना, वो है सोशल इन नेचर। सोशल इन नेचर, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई एक बंदा है ना, वो अकेला नहीं रह सकता, आइसोलेशन में नहीं रह सकता, अकेली ज़िंदगी कोई भी अकेला इंसान नहीं गुजार सकता। मैन कैन ओनली सर्वाइव व्हेन ही इज कंप्लीट बाय अनदर फॉलो बींग्स। यानी एक आदमी अकेला नहीं रह सकता इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में। उसको अपने इर्द गिर्द इंसान चाहिए, अपने इर्द गिर्द अपना एक फॉलो पार्टनर चाहिए। आइसोलेशन में वो कभी नहीं रह सकता, अकेले वो कभी लाइफ नहीं गुजार सकता। वो एक सोसाइटी में रहता है। ये उसने पहले ऑब्जर्व किया और फिर उसने ये कंक्लूजन निकाली कि वो ही लिव इन सोसाइटी, लिव इन सोसाइटी। सोसाइटी या फिर कम्युनिटी, इंडिविजुअल नथिंग। अकेला वो कभी भी नहीं रह सकता, और बाकी ऐसा भी है, ठीक है ना। इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता, और ये सब उसने ऑब्जर्व करके साइंटिफिक मेथड से उसने किया। पहले ऑब्जर्व किया, फिर जाके ये कंक्लूजन निकाला। वो ये भी कहता है, अमंग ऑल सोशल एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज द बेस्ट कम्युनिटी। वो कहते हैं जो स्टेट है ना, बेस्ट कम्युनिटी है। स्टेट इज बेस्ट कम्युनिटी, क्योंकि स्टेट होगी एक, ठीक है, स्टेट में ही सब लोग मिल के रहेंगे ना, उसके फर्दर पार्ट्स बने हुए होंगे, मतलब इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी। मेन जो होगी वो क्या होगी? स्टेट। और स्टेट एक बेस्ट कम्युनिटी है। अरिस्टोटल कहता है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, मैन कैन बेस्ट लिव इन कम्युनिटी एंड द बेस्ट कम्युनिटी इज स्टेट। Man is best survivor in a state. So state is essential for the progress and growth of individual. समझ आई है बात की? पहला उसका पॉइंट ये था ऑब्जर्वेशन करके। दूसरा वो कहता है, वो एक कॉन्सेप्ट देता है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। इसमें वो कहता है, अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट इज मैग्निफाइड इंडिविजुअल्स। अब इसका क्या मतलब है? मैग्निफाइड इंडिविजुअल्स मतलब वो कहता है कि स्टेट इज लाइक पीपल। जो स्टेट है वो एक इंसान की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि काम करते हैं हमारी पूरी बॉडी के लिए। हम अब हमारी एक पूरी बॉडी है ना, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हाथ, नाक, कान, आँख, हर एक का फंक्शन अलग अलग है, और ये सब फंक्शन किसके लिए कर रहे होते हैं? हमारी एक पूरी बॉडी के लिए, एक इंसान के लिए। तो इसी तरह वो कहता है, अरिस्टोटल कहता है कि जो स्टेट है ना, वो लाइक एक ह्यूमन है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मैन है, जो स्टेट के अंदर की कौम है, वो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टेट के, वो स्टेट के लिए काम करते हैं। और अरिस्टोटल कहते हैं कि जो स्लेवरी है ना, वो एसेंशियल पार्ट है स्टेट का। क्या कहते हैं? स्लेवरी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेट। अच्छा, अब अरिस्टोटल कहता है जो स्लेव्स है ना, वो दो तरीके से होते हैं। स्लेव्स दो तरीके से होते हैं, एक बाय लॉ और दूसरा बाय नेचर। बाय लॉ का क्या मतलब है? बाय लॉ मतलब जो एक स्टेट का लॉ होता है। स्टेट का लॉ क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल जंग में कोई कैदी हो, या फिर कोई मतलब कोई भी कैदी आ जाए जंग के दौरान, या कोई ऐसा होता है ना कि हमारे मुल्क के खिलाफ कोई पकड़ा गया, तो उसको कैद कर देते हैं। वो बाय लॉ होता है, जो हमारा लॉ होता है स्टेट का, उसका जो स्लेव होता है उसको कहते हैं। जंग में कैद वाला लिख देती हूँ, जंग में कैदी। और एक स्लेव्स होता है बाय नेचर। अब बाय नेचर वाला कौन सा होता है? ये वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं जो काम करते हैं मुल्क के लिए, स्टेट के लिए।
दीज आर पीपल विद स्ट्रॉन्ग बॉडी बट वीक इंटरेक्ट, मतलब ये काम करते हैं किसके लिए, अपनी स्टेट के लिए। दे वर्क फॉर मास्टर, मास्टर कौन हुआ, हमारा जो मुल्क, और ये क्या हुआ, लेबर, लेबर किसके हुए, कंट्री के, मतलब स्टेट के। वो कहते हैं ये जो ये वाले बाय नेचर वाले स्टेट होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी जो स्लेवरी होती है वो बेनिफिट हमें देती है, किसको, ना सिर्फ स्टेट को बल्कि उनको भी, क्योंकि वो अगर काम करेंगे तो वो खुद की अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको वहाँ से उनको पैसे मिलेंगे और फिर वो अपनी लाइफ को गुजारेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा जो स्टेट है उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि व्हेन दे विल बी वर्किंग फॉर देयर मास्टर, मास्टर कौन है, मतलब जो स्टेट है, फॉर देयर स्टेट, स्टेट हैव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या, स्टेट क्या ग्रो करेगी, स्टेट ग्रो करेगी तो बेनिफिट किसको होगा, स्टेट को होगा। और जो स्लेव्स है ना, उनका इस तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका बस इंटरेस्ट ये है कि हम काम करेंगे और हमें क्या मिलेंगे, पैसे। तो वो कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि जो ये वाले स्लेव्स होते हैं ना, जब अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो सीखेंगे, क्योंकि जब वो किसी भी कंपनी में, मतलब जहाँ पे भी होंगे, जब वो सीख रहे होंगे तो वो खुद को इम्प्रूव करेंगे, नॉलेज इंप्रूव करेंगे। जब वो नॉलेज उनका इंप्रूव होगा, ये सब होगा, तो वो क्या होंगे, वो नेक्स्ट मतलब ऊपर वाले पे आ जाएंगे और वो इस गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं। उनके पास क्या है, राइट है कि वो आज़ाद हो सकते हैं। कैसे, वो खुद का नॉलेज बढ़ाएं, इम्प्रूव करें, जो काम कर रहे हैं, जो भी जिस भी फील्ड में, उसको इम्प्रूव करके वो आगे बढ़ सकते हैं, वो खुद को आज़ाद कर सकते हैं। अब स्टेट को कैसे बेनिफिट है, अरिस्टोटल से द बेनिफिट टू स्टेट शेल बी दैट व्हेन द स्लेव्स डू फिजिकल लेबर फॉर सिटीजन, जब वो फिजिकल लेबर करेंगे तो क्या होगा, स्टेट को इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसमें वो क्या कहता है, इसमें अरिस्टोटल कहता है कि वो इंसान, वो लोग जो खुद को ग्रूम करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, नॉलेज गेन करेंगे, खुद को मतलब इम्प्रूव करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जैसे जैसे वो इम्प्रूव करेंगे वो अपना लेवल अप करते जाएंगे, अपनी जॉब में, अपना जहाँ पे भी वो स्टेट के लिए काम कर रहे होंगे उसमें वो अप होते जाएंगे, ठीक है, उनको रिवॉर्ड मिलता जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पीपल कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जबकि प्लेटो ने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लेटो ने कहा था सब हैंड ओवर होगा स्टेट के, स्टेट जो है ना वो खुद डिसाइड करेगी, सब कुछ खुद प्रोवाइड करेगी, ऐसा ही था ना। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जो जितनी मेहनत करेगा, जो खुद को जितना ग्रूम करेगा, वो उतना रिवॉर्ड पाएगा। स्लेव्स बाय नेचर हैं बट खुद को वो स्लेवरी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बाय इम्प्रूव बाय देयर नॉलेज, सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसमें वो कहते हैं कि जो स्टेट है ना, स्टेट इज अ मीन नॉट द एंड। हमने कल मीन और एंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें जो प्लेटो था उसने बोला था स्टेट इज एंड के साथ, ये हमने डिस्कस किया था कि सारा जो है ना वो मकसद ही स्टेट को वो करना था। लेकिन यहाँ पे कहते हैं स्टेट इज मीन, यानी द पीपल हु एक्चुअली आर फॉलोइंग द स्टेट ऑर्डर्स, हु अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ स्टेट, दैट्स द एंड ऑफ स्टेट। और मीन क्या होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, उन जो भी उन्होंने इम्प्रूव किया, जो भी कुछ किया, उनको फायदा हुआ है ना, वो स्टेप अप होगा। तो जो स्टेट है वो किसके लिए है, लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो काम ज्यादा भी कर रहे हैं, थोड़ा भी कर रहे हैं, सब इक्वली, ऐसा नहीं है। स्टेट इसमें क्या करती है, स्टेट वो जरिया है जिससे लोगों को ग्रो किया जाता है, लोगों को ग्रो करने का ये जरिया है, मोरल डेवलपमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव का जरिया ये नहीं है। अभी हम ना इसको रिकॉल करते हैं 2-3 सेंटेंसेस में, ठीक है। उसने थ्योरी दी अपनी, जिसमें उसने बोला कि ह्यूमन नेचर है कि वो इकट्ठे रह सकते हैं, मतलब अलग नहीं रह सकते, आइसोलेशन में नहीं रह सकते, वो एक कम्युनिटी में रह सकते हैं, और स्टेट जो है ना वो बेस्ट कम्युनिटी है। फिर वो कहता है कि ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट जो दिया है उसमें, फिर वो कहता है इसमें कि ऐसा नहीं है कि हर इंसान स्टेट के लिए अगर काम कर रहा है तो स्टेट उससे काम करवाए या स्लेव्स बन के वो रहे, नहीं, बाय नेचर वो स्लेव होते हैं पैदा, क्योंकि उन्होंने काम करना है, काम करके उन्होंने खाना है, वो स्टेट के लिए काम करते हैं। बट जैसे जैसे वो नॉलेज अपना इंप्रूव करते जाएंगे, जैसे जैसे वो खुद को गेन करते जाएंगे, तो वो स्लेवरी से आज़ाद हो सकते हैं। फिर उसने बोला कि ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर खुद। फिर उसने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो जस्टिस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर स्टेट है तो स्टेट ने बोल दिया तो उसके लिए सब काम कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहा है कोई नहीं कर रहा, सबको इक्वली नहीं, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा, जो जैसे इंप्रूव करता जाएगा, जो जितना कंट्रीब्यूशन करेगा स्टेट में, उसको उतना जो है वो उसका बेनिफिट, उतना उसका लेवल अप होता जाएगा। उसने बोला कि स्टेट वो जरिया है, स्टेट जरिया है जिससे लोगों को ग्रूम करना, ग्रो किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, ये ऑब्जेक्टिव का जरिया नहीं है, ये मोरल डेवलपमेंट का जरिया है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट।
इसमें क्या कहते हैं, जो अरिस्टोटल है ना, उसने कुछ साइंटिफिक मेथड बनाए और उसको स्टेट को क्लासिफाई किया। अच्छा, जो अरिस्टोटल था ना, उसने 150 प्लस स्टेट को स्टडी किया, 150 प्लस स्टेट्स स्टडी की उसने, फिर उसने एनालाइज किया, और जब वो एनालिसिस किया ना, एनालिसिस की बेस पे उसने क्लासिफिकेशन की स्टेट की। अब वो क्लासिफिकेशन की है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। नंबर ऑफ रूलर्स, जनरल इंटरेस्ट और पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट। ये जो है गुड है, मतलब ये इंटरेस्ट फॉर स्टेट है, और ये बैड है, ये अपने लिए इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस, आपको यहाँ से पता भी चल गया होगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जिस स्टेट में रूलर वन हो, एक रूलर हो, एक हो स्टेट का, तो उसमें ना मोनार्की आ जाती है। ठीक है, और ये गुड है, गुड फॉर स्टेट। लेकिन यही मोनार्की जब आगे जाके कन्वर्ट होती है पर्सनल इंटरेस्ट में, सेल्फिश बंदा बन जाता है, तो ये बन जाती है टेरनी। ठीक है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, टेरनी में। अगर फ्यू पीपल, कुछ लोग रूल करें, एक ना हो, चंद लोग हों, तो स्टेट का इंटरेस्ट जब बनता है तो वो क्या होगी, आर्चियोक्रेसी। जब ये पर्सनल इंटरेस्ट में जाएगी तो ये बन जाएगी ओलिगार्ची। ठीक है, अगर ज्यादा लोग हों, मैनी नंबर ऑफ रूलर्स, तो स्टेट क्या होगी, पोलाइटली। पोलाइटली तो होगी, बट ये जब पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगी, डेमोक्रेसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ही सीन एंड ऑब्जर्व, और ये सब उसने पहले देखा, ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, देन ही गिव दिस क्लासिफिकेशन। 150 प्लस स्टेट उसने जो है ना वो रीड किए, स्टडी किए, फिर ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, सब करके, क्योंकि वो आपको पता है उसका मेथड ही सारा यही था, उसने ये क्लासिफिकेशन दी। ही सेज state in which one person is ruling for collective interest of community is called monarchy। ठीक है, बट जब उसका अपना इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, टेरनी में। इसी तरह ये सब, इसी तरह ये। अब आप मुझे ये बताएं, विच स्टेट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ही सेज monarchy is the best ideal state but it is least practicable। मतलब ये वर्क नहीं करती, क्यों नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ टेरनी। मोनार्की टर्न इनटू टेरनी, जब मोनार्की टेरनी में आ जाएगी तो एक है, कोई किसी का उस मतलब कोई ऐसा भी नहीं होगा, सिर्फ वो एक होगा, तो वो क्या टर्न हो जाएगी टेरनी में। मतलब अगर तो फ्यू हो तो एक आध बंदा फंसवा देता है किसी को, अगर मैनी हो तो एक आध फंसवा देता है, उसका तो कोई फंसवाने वाला ही नहीं होगा, तो मोनार्की टर्न इनटू टेरनी। सो मोनार्की इज द बेस्ट स्टेट बट इट इज लीस्ट प्रैक्टिकेबल, मतलब ये वर्क नहीं करेगी। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं हम इसको ला सकते तो प्रैक्टिकली बेस्ट स्टेट कौन सी होगी, प्रैक्टिकली बेस्ट स्टेट इज पोलाइटली। मोनार्की जो है वो मोस्ट डिजायर्ड है बट लीस्ट प्रैक्टिकेबल है। पोलाइटली इज द मोस्ट प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल है बट लीस्ट डिजायर्ड। समझ आइए बात की। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, his observation is that none of these six remain permanent। ये सिक्स की सिक्स जो है ना वो परमानेंट नहीं रहती। देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टेट विल टर्न इनटू अनदर, फॉर एग्जांपल मोनार्की टर्न इनटू टायरनी। सो ही सेज नन ऑफ सिक्स इज परमानेंट, और कोई भी आइडियल स्टेट इसमें से नहीं है। इसने ये क्लासिफिकेशन की, बट उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि नो वन इज एन आइडियल स्टेट।
क्योंकि रेवोल्यूशन होती रहती है, दो काजेज हैं रेवोल्यूशन की, जर्नल काजेज और प्रैक्टिकल काजेज, कि तमाम स्टेट में वही कॉमन वजह है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है और हर स्टेट में खास वजह की वजह से चेंज होती है। समझ आइए बात की। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ये हमने पहले भी बात की है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। He was first one to introduce scientific principle in the study of politics। आपको ये पहले भी बात बताई है, ठीक है। जो प्लेटो की थ्योरी थी वो इमेजिनरी थी, इसकी जो थी साइंटिफिक रूल के तहत थी। पहले तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि जो अरिस्टोटल था उसने बोला कि स्टेट जो है उसको, स्टेट को लिविंग बीइंग का, कि ये ग्रो भी होती है, फंक्शन भी करती है, इट बिहेव, इट स्ट्रक्चर्ड लाइक ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे हमने बात की है, वो जो मैंने आपको ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी है, कि स्टेट जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग की तरह है, कि इट्स ग्रो, इट्स फंक्शन, इट बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग। फिर उसने इसका क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया, अरिस्टोटल इज द फर्स्ट थिंकर हु क्लासिफाइड स्टेट आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद उसने इसको क्लासिफाइड किया। हिज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन rather देन इमेजिनेशन। फिर उसने ना, अच्छा, उसने फिर बात की जस्टिस की। उसने जस्टिस की, आप देखें ना यहाँ पे बात की थी ना, उसने बोला कि रिवॉर्ड शुड बी गिवन टू दोज हु कंट्रीब्यूट फॉर द स्टेट, दैट्स द आइडिया गिवन बाय हिम। अच्छा, उसने फिर बात की स्लेवरी की। अरिस्टोटल वो पहला इंसान था जिसने स्लेवरी के ऊपर बात की, स्लेवरी के ऊपर उसने थ्योरी दी। ही गेव द स्लेवरी अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ स्लेवरी, के स्लेवरी से बाहर कैसे निकले, उसने ये सारी अपॉर्चुनिटी दी स्लेवरीज को। उसने मिडिल क्लास की बात की। ही सेज दैट द स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज द सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। ही वॉज द फर्स्ट वन to give the importance of middle class and preventing revolution and promoting stability। ठीक है, ये तो था आज सारा अरिस्टोटल की बायोग्राफी देखी, उसको हमने सारा उसकी थ्योरी देखी। ये थ्योरी, स्टेट की थ्योरी के ये जो है ना पॉइंट्स थे उसके, ह्यूमन नेचर क्या होता है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट दिया, ये सब उसने जो है ना वो किस पे दिया, ऑब्जर्वेशन करके क्लासिफिकेशन दी। और ये जो कंट्रीब्यूशन अभी हमने इसकी पढ़ी, और इस अरिस्टोटल ने जो उसकी थ्योरी में है ना, आपने वही लिखना है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ना कि आप अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि इसने ये दिया, हमें पता है ये इसमें से कौन सी कोई भी ठीक नहीं है, जैसे कि उसने भी बोला, बट हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बिल्कुल भी नहीं दे सकते।